हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का चैप्टर टू में टोटल 4 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन 5, 6, 7, 8। ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट में भी 4 सेक्शन दिए गए थे। सेक्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो बात करता है हिंदू विवाह से संबंधित, यानी हिंदू विवाह को लेकर के ये बात करता है। और उसमें जो पहला जो सेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 2 से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो ये बात करता है हिंदू विवाह के लिए शर्तें, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। हिंदू मैरिज के बारे में जो है बात करता है। तो ये देखो, जो है हिंदू विवाह किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में होता है, उसमें वर और वधू होते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना दिमाग लगा करना है। वैसे भी जो कंडीशन होते हैं, सबसे पहला तो कंडीशन ये होगा कि जब जिस टाइम विवाह हो रहा है, यानी कि जिस टाइम विवाह हो रहा है, ठीक है, उस समय दोनों पक्षकार यानी कि जो वर या वधू है उनकी पहले से कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। ठीक है। यानी कि पति पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो। ठीक है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा नंबर ये है कि सेकंड में देखो कितने पोर्शन है, 3 है, ABC करके। ठीक है। तो दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। चित्त विकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनसाउंड माइंड। अच्छा, एक चीज़ और बता देता तुमको कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर कि जो जीवित नहीं होगा, पति पत्नी जीवित नहीं होंगे, तो ये जो है अगर ऐसा होता है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है पति पत्नी क्या है, अगर जीवित हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो जो है अगर फिर से जीवित होने के बावजूद भी शादी कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो बाइगेमी हो जाएगा, वो द्विविवाह हो जाएगा। और सेक्शन 5 के जो आवश्यक शर्तें हैं उसके उल्लंघन के लिए जो है उसे IPC के अंतर्गत जो है, ठीक है, उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है। क्या किया जाएगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखना कि वो बाइगेमी के लिए क्या होगा, पनिशेबल होगा। ठीक है। और अगर ऐसा करता है तो ये जो विवाह है वो कैसा होगा, वो शून्य माना जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा ऐसे विवाह की विधि मान्यता क्या होगी, तो ऐसे विवाह जो क्या होगा, शून्य माना जाएगा। ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो किसकी बात करता है, वो पक्षकारों के बारे में। ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहले तो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो जो है सम्मति देने में समर्थ हो, या विधिमान सम्मति देने में समर्थ हो। ठीक है। और इस हद तक जो है न हो वो चित्त विकृत की संतान उत्पत्ति का अयोग हो, यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मानसिक विकार से इस तरह ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि वो जो है संतान उत्पत्ति भी ना कर पाए। ठीक है। तो ये भी है एक कारण। उसके बाद जो है उन्मत्तता का दौरा बार बार नहीं पड़ाना चाहिए ना पड़ता हो, तो ही इस कंडीशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो अगर ये सेक्शन 5 का क्लास 2 के शर्तों का उल्लंघन करके शादी हुई है तो वो शून्य नहीं मानी जाएगी, वो शून्य करड़ी होगी ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टी, जो है वो आगे चल के वाइड हो सकती है। ठीक है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना। ठीक है। सेक्शन 5 का क्लॉज 3 देखते हैं कि जो ब्राइड और ब्राइडग्रूम होंगे, तो ब्राइड यानी कि ब्राइडग्रूम यानी कि वर का 21 वर्ष आयु होना चाहिए, और जो वधू है यानी कि ब्राइडग्रूम है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। यदि इस शर्तों का, यानी कि सेक्शन 5 के क्लास 3 के शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो वो न तो शून्य होगी ऐसे विवाह और न ही शून्य करड़ी होगी, तो फिर क्या होगी, वो दंडनीय होगी। ठीक है। ये याद रखना। सेक्शन 5 का क्लास 4 देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं होना चाहिए। ऐसी शादी जो है प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो शून्य माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद सपिंडाज में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एक विवाह होना चाहिए।
दो विवाह नहीं होना चाहिए, पहले से जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो शून्य माना जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ चित्त होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मानसिक रूप से। ठीक है, ये सब तो हम बता ही दिए थे। और अगर इन सब शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो धारा 12 के अंतर्गत जो है इसे क्या माना जाएगा? शून्यकरणी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है वयस्क होना चाहिए, बुलुग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष वर का और वधु का 18 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। अन्यथा जो है इस शर्त का उल्लंघन करने पर न तो विवाह शून्य होगा, न तो शून्यकरणी होगा, फिर होगा क्या? अवैध माना जाएगा। ठीक है, याद रखना, दंडनीय माना जाएगा। अवैध के दंडनीय, न तो शून्य न तो शून्यकरणी, फिर क्या होगा? दंडनीय होगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रतिष्ठित नातेदारी में नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। सफिंडाज ना हो, ये भी याद रखना। अगर ऐसा होता है तो वो शून्य होगा और दंडनीय होता है। शून्य एवं दंडनीय दोनों, ये पॉइंट याद रखना, शून्य एवं दंडनीय होता है। ठीक है, यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सफिंडास दोनों नहीं होने चाहिए। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 3G में बताया गया है। ठीक है, ये कहाँ बताया गया? सेक्शन 3G में बताया गया है, सब जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद जो है, सॉरी 3G नहीं 3F में बताया गया ना, 3F में जो है ये बताया गया है, और 3G में जो है ये सपिंडास बताया गया है। 3G में सपिंडास बताया गया है और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है 3F में बताया गया है। ठीक है, तो इसके शर्तों का उल्लंघन करने पे शून्य के साथ साथ दंडनीय भी बनाया गया है। अब देखो, धारा 11 के अनुसार विवाह शून्य होते हैं। धारा 17 के अंतर्गत अगर धारा 17 के अनुसार पक्षकार इस शर्त का उल्लंघन करेगा, ठीक है, जो दूसरे वाले शर्त का है, तो वो 499 और 495 के अंतर्गत जो है आईपीसी के सेक्शन जो 499 और 95 है वो दंड का भागी होगा। ठीक है, 495 जो है वो विवाह के कोई पक्षकार अपने से पहले विवाह को छिपा करके दूसरा विवाह करता है, यानी कि पहले से उसके पति पत्नी जीवित हैं और छिपा करके जो है वो दूसरी विवाह करता है, तो 10 साल का कारावास से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी देख लेते हैं। उमाशंकर वर्सेस राजदेवी का केस है। इसमें कहा गया कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को व्याधि द्वारा विवाह करने से रोक सकता है। ठीक है, विवाह हो रहा है किसी का तो वो क्या कर सकता है? इंजेक्शन ला करके वो रोक सकता है। सपोज कर लो ऑलरेडी जो है, मान लो कि तुम मैरिड हो, ठीक है, और छिपा करके उससे दूसरे से शादी करने जा रहा हो, तुम्हारी पत्नी को पता चला, तो वो जो है न्यायालय से जो है व्यादेश लगवा के रुकवा सकती है, जारी करवा करके। नेक्स्ट केस देखते हैं, शंकरप्पा वर्सेस वशप्पा का केस है। इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि पति और पत्नी को निषेधाज्ञा द्वारा दूसरा विवाह करने से रोक लगाती है, यानी कि दूसरा विवाह बाइगेमी करने पे रोक लगाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। ये इस उसके बाद सुरजीत सिंह वर्सेस मोहिंदर पाल सिंह के बाद में ये मामले उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि विवाह धारा 5 के जो है शर्तों का उल्लंघन करता है तो वो कोई भी तीसरा व्यक्ति जो इस प्रकार के विवाह से पीड़ित है तो वो उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। यानी कि ऑलरेडी जो है, देखो, पहले से विवाहित है, सपोज कर लो तू पहले से विवाहित हो, ठीक है, और तुम्हारी वाइफ किसी थर्ड पर्सन से जा कर के विवाह कर लेती है, तो तुम उसकी जो विवाह की वैलिडिटी उसको तुम क्या कर सकते हो? उसको चुनौती दे सकते हो, और कि भाई ऑलरेडी हम लोग शादीशुदा हैं, फिर ये कैसे हो सकता है? न्यायालय में उसे शून्य और निष्प्रभावी घोषित करा सकते हो। ठीक है, ये भी याद रखना। स्वस्थ चित्त होना तो ये सबको पता है। अगर स्वस्थ चित्त नहीं है, साउंड माइंड नहीं है और विवाह कर लेता है तो शून्यकरणी होगा, ये याद रखना। ठीक है, कोई व्यक्ति पागल से शादी कर लिया तो करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन फिर छिपाव के साथ किया तो वो शून्यकरणी होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरा जो पक्षकार है धारा 13 के अंतर्गत तलाक की डिग्री ले सकता है। ठीक है, वही अगर जो पीड़ित पक्षकार है वो डिग्री ले सकता है। आयु के बारे में
तो आयु जो है ये कह रहा है कि बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 में 21 वर्ष तथा कन्या का 18 वर्ष माना गया है, तो वहाँ से भी ये लिया गया है। और ऐसा नहीं होता बाल विवाह तो दंडनीय है, ये भी याद रखना, उससे कम की उम्र में शादी नहीं होगी, जो एज है वहीं पे होगा, ठीक है। बाल विवाह के दोषी पक्षकार को 2 वर्ष की तक की जुर्माना सजा और 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना हो सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना। ये तो सेक्शन 5 खत्म होगा। सेक्शन 6 जो है बहुत आसान है, बस हमको सेक्शन याद करना है। विवाह जो विवाहार्थ संरक्षता है, तो ये देखो ये वाला जो सेक्शन 6 है ना रिपील्ड है और इसी को लेकर के संरक्षता अधिनियम जो है बनाया गया है, तो वो हमको पढ़ना है, आगे देखेंगे। सेक्शन 7 हिंदू विवाह के लिए संस्कार इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि संस्कार जो है सप्तपदी की बात करता है, तो ये सप्तपदी केवल और केवल सेक्शन 7 100 से सप्तपदी बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और एक आखिरी सेक्शन जो है बस उसको हमको याद करना है, कि बस दिमाग में रखना है कि उस सेक्शन क्या कहता है। तो सेक्शन 8 जो हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण की बात करता है, ठीक है। इससे 21 है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस है, जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो टोटल बस इस सेक्शन 8 में हमको सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का ये केस हमसे पूछा जाता है, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने सेक्शन 5, 6, 7, 8 देख लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।